हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है ये आपका वन शॉट वीडियो रहेगा। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा मिशन था जो कि लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ है 2013 में, जो कि मर्ज हुआ है दो मिशन के लिए। दो मिशन पहले चलते थे, अब हम बात कर ले 2013 में तो ये लॉन्च हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। इससे पहले दो मिशन चलते थे सरकार भारत के अंदर, वो दो मिशन देख लीजिए। पहला मिशन का नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NRHM के नाम से जानते हैं। और दूसरा मिशन था नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, NUHM के नाम से जानते थे, जो कि 2013 में ही लॉन्च हुआ था। देखो ये वाला मिशन जो है जिसको मर्ज करके बनाया गया वो भी 2013 में ही लॉन्च हुआ था। और ये जो मिशन है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये भी 2013 में ही लॉन्च हुआ था 1 मई को। कुछ समय के बाद जो है, कुछ समय मतलब कुछ महीनों के बाद जो है, 2-3 महीने के अंदर ही सरकार ने, इससे पहले तो लॉन्च किया था, लॉन्च करने के बाद सरकार ने ये सोचा, विजन में आया कि 2 महीने के बाद, 2-3 महीने, कुछ ही रिसेंटली ही इसे जो है दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों मिशन को, और सरकार ने बना दिया एक सिंगल मिशन जिसको नेशनल हेल्थ मिशन बोलते हैं। और ये मिशन आज भी इस देश में इफेक्टिव है और अच्छे से काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो मिशन था, ये जो नेशनल हेल्थ मिशन मर्ज करने के बाद क्या एम था, क्यों मर्ज किया गया? तो मर्ज करने का एक ही एम था, दोनों को मिलाने का एक ही एम था कि दोनों जो शहरी क्षेत्र है और जो ग्रामीण क्षेत्र है, दोनों को एक ही इंस्टीट्यूशन, एक ही बॉडीज डील करे। और उनका जो काम था वो था एफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर जो है सभी लोगों तक पहुंचाना। सभी लोगों के मतलब रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी, और जो गरीब क्षेत्र है उस तक जो है हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पहुंचाने का एम था। और ये जो मिशन है जो मर्ज करके बनाया गया है, उस मिशन का अचीवमेंट देख लेते हैं। इसका अचीवमेंट क्या हुआ? इसको बनाने के बाद हमने अचीव किया कि इंप्रूवमेंट हुआ, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो इंक्रीज हुआ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिस्टम, जो डिलीवरी सिस्टम था, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम था इंडिया के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ। एक्सपेंड हुआ इम्यूनाइजेशन कवरेज, जो इम्यूनाइजेशन कवरेज था, और गाँव के लोगों के एकदम अंदर अंदर तक जो हमारा इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो है पहुंचा। और यहाँ से जो है ये जो है रिड्यूस हुआ इन्फेंट और मैटरनल रेट्स, जो मृत्यु दर था, शिशु मृत्यु दर, और जो मदर का मृत्यु दर था, जो प्रेग्नेंट मदर का, वो मैटरनल रेट्स भी जो है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ इस मिशन को बनाने के बाद। इस मिशन में एक फेमस स्लोगन भी है, NHM का ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। स्लोगन ये था कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2030 के अंदर जो है सभी लोगों तक जो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, भारत के सभी लोगों के अंदर तक जो है हेल्थ केयर सिस्टम बन जाए, पहुंचे। उसके बाद जो है फिर हमने क्या इसमें ऐड ऑन किया है, दो चीजें और ऐड ऑन किया है कि हम अब जो है दो मिशन को मर्ज किया गया, दो मिशन को जो है मिला दिया गया एक मिशन के अंदर, जिसका नाम है NRHM, नेशनल रूरल वाला, और एक मिशन और है अर्बन वाला। तो अब जो है हम एक मिशन को पहले पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट मिशन को पढ़ लेंगे। पहले तो हमने NHM को पढ़ लिया, इस वाले को पढ़ ले जो मैन है अभी वाला, फिर अब हम दोनों को जो मर्ज किया गया है उसको पढ़ेंगे बारी बारी करके। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं रूरल वाले में। तो रूरल वाला लॉन्च हुआ था 2005 में। टारगेट था कि रूरल ऑफ एरिया ऑफ इंडिया को जो है कहीं ना कहीं इंप्रूव किया जाए। इसके की फीचर्स क्या थे कि स्ट्रेंथिंग सब सेंटर, जो गांव में PHCs होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथ आउट करने का जो है इसमें विजन था, और कहीं ना कहीं जो है ये इंप्रूव भी हुआ। और उसके बाद आशा का इंट्रोड्यूस, आशा का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसके बाद विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशनल कमिटीज फॉर्म। विलेज हेल्थ जो है ना, इस विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन, इसको भी कहीं ना कहीं और ज्यादा जमीनी स्तर पे लाया गया, यही काम था इसका NRHM का। और कुछ न्यूट्रिशनल कमिटीज का भी गठन किया गया। इसका जो फोकस था, NRHM का जो फोकस था, ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर फोकस था। कहीं ना कहीं जो चाइल्ड के हेल्थ, उसके डेवलपमेंट, और जो मैटरनल प्रेग्नेंट वुमेन है उसके हेल्थ को कहीं ना कहीं सरकार डेवलप किया। डिकंट्रोलाइज्ड हेल्थ प्लानिंग, कहीं ना कहीं जो हेल्थ प्लानिंग, जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसको कोऑर्डिनेट करके उसको एक सीक्वेंस में और एक इफेक्टिव वे में जो है प्लान किया गया। कवरेज विथ अदर सेक्टर्स, जो कोऑर्डिनेशन था, जो कोलैबोरेशन था, वो अदर सेक्टर से जो है इसमें काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया। और रूरल वाला मिशन था 2005 में जो लॉन्च हुआ था, उसके अचीवमेंट को देख लेते हैं कि 2005 से लेकर 2013 तक, जब तक ये चला, कौन कौन सी चीजें जो है हाईलाइटेड रही इसके अंदर। तो इंक्रीज हुआ इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ, और रिड्यूस हुआ
IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ, डाउन हुआ और इम्प्रूव्ड हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इम्प्रूव्ड हुआ। इसके अंदर मैन पावर का रूरल एरिया में और रूरल हेल्थ सर्विसेज में जो है कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देखा गया। एक चीज और है, इसके अंदर 2005 से लेकर 2013 तक जो चीज चली, 2005 से 2013 तक जो बात चली, उसके अंदर जो है कुछ प्रोग्राम भी थे NRHM के अंदर, जैसे जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन। उसके बाद एक और प्रोग्राम था, वो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये जो है, ये सारे जो है प्रोग्राम इसी के अंदर, रूरल वाले के अंदर ही चलते थे पहले। और उसके बाद हम देख लेते हैं जो हेल्थ कुछ ही महीने पहले जो सरकार ने लॉन्च किया था 2013 में ही, ये मिशन जो है हमारा काम था कि टू प्रोवाइड एक्सेसिबल या फिर अफोर्डेबल और फिर क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि अर्बन और पुअर एरिया में, स्पेशली दोज लिविंग इन स्लम्स एंड वल्नरेबल एरिया, उसके जो क्वालिटी को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना और हेल्थ केयर जो है एक अफोर्डेबल कॉस्ट में एक्सेसिबल हो सके। क्या फीचर्स थे इसके, फीचर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंदर कौन सा जो है हमारा फीचर्स था। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इसमें बोला गया था, और अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में एस्टेब्लिशमेंट हुए, तो इस चीज को रखा गया था। और अपॉइंटमेंट ऑफ आशाज जो है वो अर्बन एरिया में भी जो है अपॉइंट हो सके। फॉर्मेशन ऑफ महिला आरोग्य समिति फॉर कम्युनिटी, महिला आरोग्य समिति बने अर्बन कम्युनिटी के अंदर। तो ये इस चीज का क्या था, विजन था। फोकस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, और कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है मैटरनल का भी जो हेल्थ का काफी ध्यान रखा गया। पार्टनरशिप किया गया NGO के साथ, म्युनिसिपल बॉडीज के साथ और अदर सर्विसेज के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ सर्विसेज भी है। कुछ सर्विसेज जैसे कि इम्यूनाइजेशन का काम हुआ, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किया गया, और हेल्थ अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंजेस प्रोग्राम किया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम किया गया। उसके बाद इस जो मिशन था, जो कि 2-3 महीने के लिए ही प्रोग्राम चला था, उसके बाद ये जो है दोनों एक ही मिशन का काम, फिर एक ही बॉडी जो है उसको डील करने लगी। तो इसने भी एक स्लोगन दिया था कि हेल्थ सिटीज फॉर ऑल, हेल्दी सिटीज ऑल है, इसने स्लोगन दिया था कि मतलब जो है एक सभी सिटी जो है हेल्दी हो सके। इसका भी अचीवमेंट रहा है। अचीवमेंट क्या रहा है कि ये जो है इम्प्रूव किया था हेल्थ कवरेज को इन अर्बन और पुअर एरियाज में, इंक्रीज किया था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को थ्रू MES। उसके बाद जो है स्ट्रेंथ आउट किया था प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इन सिटीज एरिया में। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा हेल्थ एजुकेशन। अब हम यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि हमने कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो हमने अभी देखा है नेशनल हेल्थ मिशन, जिसको हम NHM के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस दैट इन्फॉर्म्स, मोटिवेट एंड हेल्प पीपल टू अडॉप्ट हेल्दी बिहेवियर। हेल्थ एजुकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इन्फॉर्म करता है, मोटिवेट करता है लोगों को अडॉप्ट कर सके हेल्दी बिहेवियर का। तो ये हेल्थ एजुकेशन का क्या है, डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हेल्थ एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इंक्रीज हेल्थ नॉलेज। हेल्थ एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के जो हेल्थ के रिगार्डिंग नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि चेंज करना अनहेल्दी हैबिट्स जो है लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उसको जो है चेंज करना। प्रमोट करना हेल्थी लाइफस्टाइल, प्रमोट करते हैं यहाँ पर हेल्थी लाइफस्टाइल को। यहाँ पर फोर्थ जो पॉइंट है वो है प्रिवेंट करना लोगों को डिजीज से। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन के
क्या प्रिंसिपल है, अब इसको हम देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड अब हम देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ पीपल। क्या लोगों का नीड्स है उसके ऊपर जो है हेल्थ एजुकेशन बेस्ड है। सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वो काफी ज्यादा क्लियर होता है इसके अंदर। एक्टिव पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन जो है इसके अंदर वो है काफी एक्टिव होता है। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इसके अंदर जो है यूज होता है ऑडियो विजुअल एड्स का। गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, इसका जो प्रिंसिपल है वो है ह्यूमनशिप का जो है रिलेशनशिप उसको भी बेहतर करना। जब हम लोगों से जाकर बातें करते हैं, टॉक करते हैं, हेल्थ टॉक करते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है ये जो है हमारा क्या है, हेल्थ एजुकेशन जो है ये कहीं ना कहीं बेस्ड है ऑडियो विजुअल एड्स पे, क्योंकि हम जो है इसके अंदर विजुअल एड्स बनाते हैं, जैसे कि फ्लिप चार्ट हो गया, फ्लिप चार्ट हो गया। हम तो बेटा के पास रहते लगे, हाँ मेरा मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन हम कैसे लोगों के अंदर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम इंडिविजुअली घर घर लोगों के पास जाकर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इंटरव्यू कर सकते हैं, लोगों को जो है वन बाय वन जो है बैठा के काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड्स है वो है ग्रुप मेथड, यानी कि लोगों को जो है एक ग्रुप में डाल के जो है लोगों को ग्रुप में समूह में जो है रख के एक ही साथ जो है लेक्चर या फिर डिस्कशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। मास मेथड, मास मेथड के अंदर जो है हम जैसे नुक्कड़ नाटक के तहत, रेडियो के तहत, टीवी के तहत या फिर पोस्टर कैंपेन के जरिए जो है लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा तक लोगों का तक जो है हम जो है हेल्थ एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा देने में नर्स का क्या रोल है। तो नर्स का जो रोल है वो है एजुकेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी के लोगों को जो है हेल्थ के रिगार्डिंग जो है एजुकेट करना, कंडक्ट करना हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को जो है एक जो है कंडक्ट करवाना। इवैल्यूएट हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटी, हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटी जो है वो करवाना। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट आप देखिए इसको समझिए। फ्लो चार्ट के अंदर हमने 3 चीजों को डिस्कस किया है। यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन को कैसे हम डिलीवर करते हैं वो है, सबसे पहले कम्युनिटी के अंदर जो है हेल्थ को जो है हेल्थ के नीड्स को जो है समझना है, कौन से नीड्स जो है कम्युनिटी के अंदर कौन सा हेल्थ नीड्स है। उसके बाद हमें जो है ऑब्जेक्टिव सेट करना है। सेलेक्ट टीचिंग मेथड, सेलेक्ट करिए टीचिंग मेथड्स को। उसके बाद प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, प्रोवाइड करना है हेल्थ एजुकेशन को। उसके बाद जो है इवैल्यूएट करिए कि क्या जो है हेल्थ एजुकेशन मिला है या नहीं मिला है। चलो तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके जो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन का, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन आप देखिए। इंट्रोडक्शन क्या देखना है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटिंग डिजीज, इट आल्सो अबाउट प्रिवेंटिंग देम बिफोर दे अकर। मतलब जो है ये जो है क्या है, हेल्थ एक जो है नो नहीं है कि मतलब डिजीज को ही बस ट्रीट करना। हेल्थ का मतलब होता है कि हम जो है प्रिवेंट करते हैं उसके होने से भी पहले। तो अगर हम बात करें इन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक जनरल हेल्थ में अगर हम बात करें तो कम्युनिटी नर्सिंग वी यूज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कॉल्ड द लेवल ऑफ प्रिवेंशन टू स्टॉप डिजीज एट डिफरेंट स्टेज। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन की बात करेंगे हम, प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करेंगे हम, सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करेंगे हम, टर्सरी प्रिवेंशन की बात करेंगे। ये 3 क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं प्रिवेंशन के। आज हम इसके अंदर ऐसा डिस्कशन करेंगे कि जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और आपको मैं इजिली वे में समझा भी दूंगा। तो सबसे पहले जो बात आता है वो आता है, पहला लेवल है वो है हमारा प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से समझाऊंगा आपको, बेहतर टॉपिक है तो इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, इसके अंदर जो है रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। इस पर्सन के अंदर जो है रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, और अगर हम इस रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट करेंगे, मतलब इस रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से रोकेंगे, दैट इज कॉल्ड
प्रीमोडियल प्रिवेंशन। क्या होता है, इसको कहते हैं हम प्रीमोडियल। अब रिस्क फैक्टर का फॉर एग्जांपल कैसा रिस्क फैक्टर, जैसे मान लो कि ये जो लड़की है ये अगर 2 साल की गर्ल्स है जो कि 2 साल की है, और अगर हम इसको 2 साल या फिर मान लो 5 साल की भी लड़की है, तो इसको हम अगर मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन के बारे में बताएं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन के रिगार्डिंग, एसटीडी के रिगार्डिंग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के रिगार्डिंग जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो आप ये बताओ 5 साल के गर्ल्स के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो भी हम उसके रिस्क फैक्टर को, फ्यूचर में जो रिस्क फैक्टर होगा, प्रेजेंट होगा, उसको जो है हम जो है अभी से ही प्रिवेंट कर रहे हैं। दैट इज अंडर द प्रीमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है, यही हमारा प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहा जाता है। अब आइए बुक इस लैंग्वेज में क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ये तो लेवल फर्स्ट है, लेवल 0 भी मान सकते हैं, लेवल 0 है ये। प्रीमोडियल प्रिवेंशन रेफर टू द एफर्ट एम्ड एट प्रिवेंटिंग द इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी कि जो रिस्क फैक्टर्स कभी इन फ्यूचर में आएगा ना, डेवलप होगा, उसको अभी से ही क्या करना है, अपीयर होने से पहले, बिफोर अपीयर होने से पहले सप्रेस करना है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेट रिस्क फैक्टर अर्ली, मतलब जो रिस्क फैक्टर आगे फ्यूचर में होगा ना, उसको अभी से ही एलिमिनेट करना है, अभी से ही एलिमिनेट करना है। प्रमोट करना है हेल्थ पॉलिसीज को, क्या करना है, प्रमोट करना है हेल्थ पॉलिसीज के अंदर, रिड्यूस करना है सोशियो इकोनॉमिक इनएक्चुअलिटीज के अंदर, सोशियो इकोनॉमिक इनएक्वलिटीज को जो है रिड्यूस करता है। मेथड्स ऑफ प्राइमोडियल प्रिवेंशन, तो क्या मेथड्स है, इसके अंदर जो मेथड्स है, हम हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं हेल्दी ईटिंग को। अगर हम हेल्थी ईटिंग के बारे में अभी से बताएंगे अगर छोटे बच्चों को, तो हो सकता है आगे चल के जो रिस्क फैक्टर बनने वाला था वो भी नहीं बनेगा। पॉलिसीज चेंज करना, जैसे कि बैन कर दो अभी से ही जंक फूड में, एड्स टारगेटिंग चिल्ड्रन, जो ऐसे जंक फूड जो कि टारगेट करेगा चिल्ड्रन को, उसको अभी क्या करना है, बैन कर देना है। इन्फोर्स करना है तंबाकू, अल्कोहल, पॉल्यूशन कंट्रोल। अगर ये सब लॉज अगर इन्फोर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में रिस्क फैक्टर ही डेवलप नहीं होगा। उसके बाद हम करेंगे आपका दूसरा जो है प्रिवेंशन है लेवल फर्स्ट। ये लेवल फर्स्ट है। लेवल फर्स्ट के अंदर जो है प्राइमरी प्रिवेंशन फोकस ऑन प्रिवेंटिंग द वन सेट ऑफ डिजीज और हेल्थ कंडीशन। देखो अभी हम इसको भी एक इससे समझ लेते हैं। देखो ये एक स्टूडेंट है, हम यहां पर लिख लेते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, है ना, प्राइमरी प्रिवेंशन की बात हो रही। इस पर्सन के अंदर जो है रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, पर डिजीज प्रेजेंट नहीं है। डिजीज प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर है। समझ रहे हो, रिस्क फैक्टर है। अगर रिस्क फैक्टर होगा, डिजीज प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। और जहां पर हमने प्रीमोडियल में देखा था, प्रीमोडियल रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं था, डिजीज भी प्रेजेंट नहीं था, पर यहां हमने क्या देखा, डिजीज प्रेजेंट नहीं है पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। अब ये फोकस करता है प्रिवेंट द वन सेट ऑफ डिजीज, रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर एंड प्रमोटिंग हेल्थ। ये इसका फोकस है। अप्रोच क्या है, हेल्थ प्रमोट करने का और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करने का। आप देखिए और आगे चलिए, देखिए मेथड्स क्या है, कैसे हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन, इसमें भी जो है हम हेल्थ एजुकेशन अपने को देना है। प्रीमोडियल वाले में भी दिए थे हेल्थ एजुकेशन और प्राइमरी वाले को भी हेल्थ एजुकेशन देना है। और एक नया चीज और ऐड आ रहा है, वो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी गांव में कोविड हुआ है, ठीक है, कोविड हुआ है कोविड 19। तो भैया हर कोई तो इससे कोविड 19 से ग्रसित नहीं है, कुछ लोग तो अच्छे भी होंगे, पर क्या हो रहा है ना,
अब कोविड-19 को लेकर जो है पूरे गांव वाले को हम क्या दे रहे हैं, इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, उसको वैक्सीनेशन करवा दिए सभी लोगों को, जो है सही वो भी, जिसको दिक्कत हुआ उसको भी। तो इससे क्या हो गया, हम एक स्पेसिफिक डिजीज के रिगार्डिंग जो है हमने क्या किया, प्रोटेक्शन दे दिया। अब जो पर्सन हेल्थी था, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था क्योंकि रिस्क हो सकता है कि उसे भी हो जाए, तो हमने क्या किया, इम्यूनाइजेशन करवाया। लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी, अब इसमें क्या है, इसके अंदर भी जो है हम कुछ पॉलिसीज को चेंजेस कर सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन करवाना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, पब्लिक हेल्थ कैंपेन चलवाना। अब आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर जो है हमारा इंपॉर्टेंट थिंग है एक सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन फोकस ऑन डिटेक्टिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज इन देयर अर्ली स्टेज ऑफन बिफोर सिम्टम बिकम सीरियस। इसमें क्या आ जाता है कि अब जो है इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने प्रीमोडियल समझ लिया, प्राइमरी समझ लिया, तो अब हम इसको भी समझ लेते हैं एक बार एग्जाम्पल से। सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसको हम लेवल 2 भी कह सकते हैं, इसके अंदर जो है एक पर्सन है जिसको अब डिजीज अपेयर हो गया, पूरा डिजीज है, सिम्टम अपेयर हो गए, पर जो है कॉम्प्लिकेशन अकर नहीं हुआ। अभी जो है सिम्टम है, डिजीज है, ये दोनों प्रेजेंट है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं, ऐसे लोगों को जो हम प्रिवेंशन बताएंगे वो आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। तो चलिए कौन कौन से ऐसे प्रिवेंशन बताएंगे उनको, उसको भी समझ लेते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन फोकस ऑन डिटेक्टिंग, अब हमें से क्या करना, डिटेक्ट करना, बीमारी क्यों हुई, कहाँ पे प्रॉब्लम है, और ट्रीट करना उसको अर्ली स्टेज में ही। तो ये हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, अर्ली डिटेक्शन करना, टाइमली ट्रीटमेंट देना और रिड्यूस करना डिजीज के इम्पैक्ट को। क्या इसके मेथड्स है सेकेंडरी प्रिवेंशन देने के, तो समझ लीजिए जैसे कि ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना इसमें कि ब्लड प्रेशर कितना है हमारा, सारे जितने भी टेस्ट है, पैप्सीमर टेस्ट में देखो, बड़े से बड़े टेस्ट और छोटे से छोटे टेस्ट इसी के अंदर आता है, जैसे बीपी से लेकर एंजियोग्राफी तक के टेस्ट, एंजियोग्राफी तक के टेस्ट जो है, ये सारे टेस्ट जो है इसी के अंदर आता है। तो सारा टेस्ट जो है वो आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, अर्ली ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, अर्ली ट्रीटमेंट देना और कंट्रोल करना, ये भी हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का ही एक एम है या फोकस करता है। प्रोवाइड मेडिसिन फॉर डायबिटीज टू प्रिवेंट फुल ब्लोन डिजीज, तो इसके अंदर सारा टेस्ट आ गया सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, ट्रीटमेंट आ गया सारा, ट्रीटमेंट में सर्जरी को छोड़ के, सर्जरी नहीं आता इसके अंदर, सर्जरी नॉट अप्लीकेबल, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट जिसमें मेडिसिन चलता है। एक सर्जरी इसमें एक्सेप्शनल है, वो भी सुन लीजिए, वो है आपका कैटरेक्ट का सर्जरी। कैटरेक्ट का सर्जरी इसके अंदर एक्सेप्शनल है, जो कि इसी के अंदर आता है, क्योंकि कैटरेक्ट क्या है, हमारा जो आई है इसके जो ऊपर लेंस सिर्फ लगता है, तो ये जो है ना सर्जरी इसी के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन को समझने के लिए फिर चलिए वहाँ पे, चलिए पर टर्सरी प्रिवेंशन को पढ़ लेते हैं। टर्सरी प्रिवेंशन एम्स टू मैनेज एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल हु हैव ऑलरेडी हैव डायग्नोस्ड डिजीज। डायग्नोस्ड डिजीज हो चुका है, सब कुछ ठीक है। इट फोकस ऑन प्रिवेंटिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशन, डिसेबिलिटीज एंड प्रमोटिंग रिहैबिलिटेट डिजीज, मेंटल कंट्रोल सिम्टम्स एंड प्रिवेंट वर्सनिंग क्रोनिक डिजीज। रिहैबिलिटेशन एंड थेरेपी, इसके अंदर जो है रिहैबिलिटेशन थेरेपी चलता है। फिजिकल थेरेपी फॉर स्ट्रोक पेशेंट टू रीगेन मूवमेंट, स्पीच थेरेपी फॉर पेशेंट रिकवरी फ्रॉम ब्रेन इंजरी। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन फॉर क्रोनिक लंग डिजीज पेशेंट, एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कार्डियक रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन फॉर ही हार्ट पेशेंट। डायबिटीज मैनेजमेंट, ब्लड शुगर कंट्रोल, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन। अब आइए हम इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे। टर्सरी प्रिवेंशन, फिर से एग्जांपल लेते हैं। ये एक स्टूडेंट है, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब इसको जो है ना एक डिसएबिलिटीज हो गया, डिजीज है, डिजीज है, पक्का पक्का डिजीज है, इसको जो है कॉम्प्लिकेशन भी शो होने लगा और कोई ना कोई डिसएबिलिटीज भी शो होने लगा। तो ऐसे लोगों को जो प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अंडर द प्राइमरी प्रिवेंशन। फॉर एग्जांपल
अगर किसी को ग्लूकोमा है, अगर ग्लूकोमा वाले पेशेंट को चश्मा लग गया, स्पेक्ट लग गया, तो ऐसे लोगों को हम जो है प्रिवेंशन बताएंगे, दैट इज अंडर द टर्सरी प्रिवेंशन। किसी को प्रोस्थेटिक लगा, आर्टिफिशियल कोई मटेरियल जो कि हमारे बॉडी में लग रहा है, तो अब ऐसे लोगों को जो हम प्रिवेंशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज अंडर द टर्सरी प्रिवेंशन। आई होप लेवल ऑफ प्रिवेंशन आप समझ गए होंगे। प्राइमरी, पहला हमारा प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। तीनों में आपको डिफरेंस मैंने बता दिया। प्रीमोडियल वाले में रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं होता, डिजीज भी प्रेजेंट नहीं होता, कॉम्प्लिकेशन भी प्रेजेंट नहीं होता, बट प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है पर डिजीज अकर नहीं होता। सेकेंडरी में डिजीज अकर होता है, उसका जो स्क्रीनिंग करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, और टर्सरी वाले में डिजीज भी होता है और कॉम्प्लिकेशन भी होता है, उसके अंदर जो डिसेबिलिटीज भी आता है। इसके अंदर हम मोटा मोटी रिहैबिलिटेट करने के लिए बताते हैं, रिहैबिलिटेशन के बारे में बताते हैं। अब हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी के बारे में। एपिडेमियोलॉजी के डेफिनेशन को आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं। Epidemiology is the study of occurrence and cause distribution of infectious disease occur in humans। जो ह्यूमन के अंदर जो डिजीज अकर होता है उसके स्टडी को ही हम ह्यूमन पॉपुलेशन के डिजीज को स्टडी जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। आपके इसको डेफिनेशन को याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी of occurrence, cause and distribution of the infectious disease as it occur in human population। एक और है डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज और अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद इसके एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी है कि क्या एम्स है एपिडेमियोलॉजी के। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एपिडेमियोलॉजी इज द डिजीज प्रिवेंशन एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रमोशन ऑफ हेल्थ। जो एक बड़े पॉपुलेशन के बीच में कोई जो डिजीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 आ गया, तो ये कोविड-19 को कैसे प्रिवेंट किया जा सके और ये कैसे, क्यों काउज, क्या काउज रहा हो, कैसे ये कैसे फैलता है मॉडल, तो ये सब की जो स्टडी है यही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। द मेन एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, क्या एम्स है एपिडेमियोलॉजी के लिए, तो टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज मैग्नीट्यूड, डिग्री ऑफ साइज, हेल्थ एज डिजीज, प्रॉब्लम अमंग इंडिविजुअल एज ग्रुप, ह्यूमन पॉपुलेशन। To identify the etiological factor, that is risk factor, in the pathogenesis, sources of cause or disease, to provide data for planning, implementation, evaluation and service for the prevention of disease control and treatment of disease in the settings of priorities among those services। अब हम एपिडेमियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल कंसिस्ट 6 स्टेप, ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है 6 स्टेप को। पहला स्टेप है स्टेबलाइजिंग द अकर्स ऑफ अ प्रॉब्लम। हमें सबसे पहले अकरेंस को ढूंढना है कि जो डिजीज हुआ है ये क्यों हुआ है, क्या इसका कारण है, इसके प्रॉब्लम को ढूंढना। दूसरा कहता है वेरीफाई द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कलेक्टेड टू द रिलेटेड डाटा, रिलेटेड डाटा को जो है कलेक्ट करना है। फोर्थ हमारा पॉइंट है डिस्क्राइबिंग द अकरेंस इन द टर्म ऑफ पर्सन, प्लेस एज टाइम। क्यों हुआ इसको डिस्क्राइब करना है कि क्यों अकर हुआ, किस पर्सन को, किस एज वाले ग्रुप को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, कौन सा इन्वायरमेंट, कौन सा प्लेस ज़्यादा अच्छा है डिजीज को अकर होने के लिए, और कौन सा टाइम, रेनी सीजन, समर सीजन, ये सब जो है इसके बारे में डिफाइन करना, डेट इज अंडर द आपका, इसके अंदर आपको बताना है एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। फॉर्मुलेट करना हाइपोथेसिस, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, एक जो है ना, नहीं कहते उसी के लिए जैसे एक सीन तैयार करना है। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, उस हाइपोथेसिस को जो है टेस्ट करना है। अब हमारा दूसरा टॉपिक इसी के अंदर आता है, दूसरा सब टॉपिक है इसका यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। पहला है हमारा स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, डिजीज की हिस्ट्री को क्या करना है, स्टडी करना है। दूसरा है प्लानिंग, प्लान करना है कि इसको हम कैसे जो है व्यवस्थित ढंग से जो है काम कर सकते हैं। कम्युनिटी के अंदर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस से हम क्या समझते हैं कि
ये डिजीज़ क्यों हो रहा है, इसको जो है डायग्नोज करना है। फिर है हमारा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल रिस्क, कौन कौन से इंडिविजुअल है जो इसके रिस्क में है, इसके रिस्क में कौन कौन से इंडिविजुअल है। फिर हमारा पॉइंट आता है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द क्रोनिक डिजीज, कौन से ऐसे क्रोनिक डिजीज हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन काउज करते हैं। सर्चिंग फॉर काउज ऑफ डिजीज के काउज को भी हमें क्या करना है, सर्च करना है। सर्चिंग फॉर काउजिंग ऑफ डिजीज। फिर इवाल्यूएशन भी करना है कि डिजीज आखिर क्यों काउज हुआ है। ट्रेड और फैक्टर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, कौन कौन से ऐसे ट्रेड है या फिर फैक्टर है जो कि एपिडेमियोलॉजी को अफेक्ट करता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। फैक्टर द रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेबल डिजीज, फॉर द अकरेंस ऑफ डिजीज इन मेन 3 फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल करना होना है एजेंट। इसके अंदर जो है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, ये ट्रेड अब हम पढ़ रहे हैं, ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको ट्रेड को भी देख लीजिए। होस्ट फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो ये क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल के ट्रेड है ना। होस्ट है, इसके अंदर ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल देखिए आपका ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर आपको एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट के बारे में क्या है बताया गया है। एजेंट से हम क्या समझते हैं, एजेंट फैक्टर इट्स रिक्वायरमेंट फॉर द अकरेंस ऑफ द डिजीज। एजेंट को हम पैथोजन के भी नाम से जानते हैं, पैथोजन, कि कौन सा पैथोजन है जो कि डिजीज को काउज किया गया है। दूसरा एजेंट फैक्टर हो गया, होस्ट फैक्टर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। एपिडेमियोलॉजिकल को हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लाइक और शेयर और सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं और अपने वीडियो को और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं।